हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसके इंटरनली काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियोस के इंटरनली हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन अ सेल विद 8 क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज, मतलब कि कितने नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है 16, 8, 4, 32। ठीक है, तो आपको पता होगा कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन सेंट्रोमेयर तो डिवाइड होता है ना, वहाँ पे डीएनए का डिवीज़न तो होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो अगर 8 होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रोमेयर की संख्या डबल हो जाएगी, क्योंकि एस फेज में ही सेंट्रियोल डबलेट हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेस इज मार्क बाई, मतलब कि ये जो प्रोफेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशंस ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल उसके अंदर होता है वो इनिशिएट होते हैं और साथ साथ वहाँ पे कंडेंस्ड होना स्टार्ट होता है, मतलब कि धीरे धीरे वो सीधा होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, मार्क द इनकरेक्टली मैच, आपको इनकरेक्टली मैच को मार्क करना है। ठीक है, सो बेसिकली ऑप्शन 1 है अनटैंगलिंग ऑफ डीएनए इन द प्रोफेज, बिल्कुल सही बात है। प्रोफेज के इंटरनली डीएनए का अनटैंगलिंग होता है। साथ में दूसरा नंबर ऑप्शन है क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड फर्स्ट अपीयर्स प्रोफेज, क्या प्रोफेज में ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो अपीयर्स होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एस्टर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, बिल्कुल सही बात है, एस्टर जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये गलत ऑप्शन हो गया। सेंट्रियोल जो होते हैं वो ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, इसीलिए दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क बाई, मतलब कि जब भी प्रोफेज एंड होता है तो उसको किस चीज़ से मार्क करते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग वाले को कहते हैं यहाँ पे इनिशिएशन या फिर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, बट जब एंड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिसअपियरेंस ईयर का, गोल्जी बॉडी का, न्यूक्लियोलस का और न्यूक्लियर एनवलप का। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। आप जब प्रोफेस एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो प्रोफेस के लास्ट पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको यही वाला मिलेगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, इसके इंटरनली जो भी ऑप्शंस है जैसे इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि स्टार्टिंग प्रोफेज होता है, और क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, तो वो मेटाफेज के इंटरनली आता है। ठीक है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 5 नंबर, द क्रोमोसोम्स विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशंस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव, मतलब कि वो कहाँ मूव करता है, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड दस फीचर इज ऑफ द राइट आंसर्स विल बी प्रोफेज। प्रोफेज के इंटरनली ही एस फेज के इंटरनली डुप्लीकेशन होता है जो कि इंटरफेज का पार्ट होता है, और वो बिगिंस मूव कर जाता है कहाँ पे, अपोजिट पोल की तरफ, सेल के अपोजिट पोल में, और वो प्रोसेस जो होता है वो प्रोफेज के इंटरनली होता है। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क बाय द बिगिनिंग ऑफ, तो वो किसके इंटरनली, जब भी कंप्लीटली देखा जाए, कंप्लीटली डिसअपियरेंस हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो वो जो फेज होता है वो आता है हमारा कौन से के बाद, बिगिनिंग ऑफ था, वो स्टार्टिंग कौन सा होता है, तो मेटाफेज का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इन विच फेज ऑफ क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल, मेटाफेज के इंटरनली क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन नॉर्मल सी विजिबल की बात करें तो प्रोफेज में भी होता है, लेकिन यहाँ क्लियरली पूछा गया है तो राइट आंसर मेटाफेज होगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, इनिशिएशन एंड कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 1 है प्रोफेज एंड एनाफेज, प्रोफेज तो हो जाएगा, इनिशिएशन प्रोफेज में होता है, लेकिन कंप्लीट कंडेंसेशन मेटाफेज में होता है, तो प्रोफेज एंड मेटाफेज इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन मेटाफेज विच इज फर्स्ट इवेंट, कौन सा फर्स्ट इवेंट होता है मेटाफेज का, तो मेटाफेज के फर्स्ट इवेंट होते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन क्रोमोसोम, जब भी स्पिंडल फाइबर पे क्रोमोसोम अटैच्ड हो जाता है और अटैच्ड होने के
बाद जो फेज़ आती है उस फेज़ को कहते हैं मेटाफेज़। तो सबसे पहले मेटाफेज़ में स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है क्रोमोसोम से और फिर वो अलग होते हैं, और अलग होने के बाद जो स्टार्ट होता है फेज, उस फेज को बोलते हैं एनाफेज, जो कि हम इसके बाद पढ़ते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म विद 2 क्रोमैटिड अटैच्ड ऑन द सेंट्रोमियर। द राइट आंसर्स विल बी मेटाफेज। मेटाफेज के इंटरनली क्या होता है, माइटोसिस के जो क्रोमोसोम होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म के इंटरनली वो 2 क्रोमैटिड से अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच फेज स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन क्रोमोसोम। तो कौन से फेज में स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाता है क्रोमोसोम से, राइट आंसर्स इज मेटाफेज। मेटाफेज के इंटरनली ही क्रोमोसोम किससे अटैच्ड होते हैं, मेटाफेज से अटैच्ड होते हैं। द राइट आंसर्स विल बी 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन माइटोसिस विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। मतलब माइटोसिस में कौन सा लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो माइटोसिस के आपको पता है कि 4 फेजेस होते हैं। एक होता है हमारा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। प्रोफेज जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है और वही सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको इंटरफेज में पढ़ाया गया था 3 फेजेस, एक G1 फेज, एक S फेज, एक G2 फेज, जिसमें से G1 फेज जो था वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज था। उसी प्रकार M फेज के 4 स्टेज आते हैं। 4 स्टेज में कौन कौन से होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसी में से प्रोफेज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटाफेज आता है, फिर टीलोफेज और एनाफेज, फिर लास्ट में सबसे टीलोफेज, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शंस विल बी प्रोफेज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात यहाँ पे करेंगे। इफ़ अ सेल हैज़ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कहीं किसी सेल में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। किस चीज़ की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या। इन द G1 फेज के इंटरनली, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन S फेज आफ्टर S फेज। S फेज के बाद उसकी क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। तो आपको पहले ही क्लास में बता दिया गया था कि क्रोमोसोम की संख्या एज इट इज़ रहती है, वो चेंज नहीं होती है। क्रोमैटिड और DNA की संख्या पूछी जाती तो वो डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या पूछी गई है तो सेम रहेगी। मतलब G1 में जितना रहेगा उतना ही S में भी रहेगा, मतलब 2n इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर कहा जा रहा है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज अकर्स फॉर द सिंथेसिस, ठीक है, फॉर द स्पिंडल। मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से फेज में होता है। तो 4 स्टेज हमने देखे थे, जिसमें G1 था, G2 था, S था और M था। G1 में होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, S फेज में होता है हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, G2 फेज में होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। इसमें कोई फेज का सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि प्रिपरेशन पहले ही हो चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियोस का, ठीक है, इस क्वेश्चन सीरीज का। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि आपको यहाँ पे काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, अमाउंट ऑफ DNA इज हैप्लॉइड सेल इज C, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर हैप्लॉइड रहेगा तो वो C कंडीशन में रहेगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, अमाउंट ऑफ DNA इन डिप्लॉयड सेल इन G1 एंड 2C। G1 के इंटरनली क्या वो 2C हो जाएगा। अगर पेरेंट सेल C है तो G1 2C हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और वही मतलब DNA की संख्या देखी जाए G2 फेज में, G2 फेज कहने का मतलब है कि वो तो S फेज में ही डिवीज़न हो चुका है और G1 फेज में 2C था, तो वो S फेज में जाते ही 4C हो जाएगा और G2 फेज में भी वो 4C ही रहेगा। मतलब कि द अमाउंट ऑफ DNA इन द डिप्लॉयड सेल इन G2 कहने का मतलब है वो S फेज को पार करके आ चुका है, तो वो 4C हो जाएगा। 2C से वो डबल होकर 4C हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर, मतलब ऑल आर करेक्ट। यहाँ ऑल रॉन्ग है, ओनली 1 करेक्ट नहीं, सब करेक्ट है। बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 नहीं, तीनों का तीनों करेक्ट है। मतलब 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किया अभी तक, ठीक है। इसके अगले वीडियोस में हम पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपने अगर इस वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।